अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर जारी हमलों के 37वें रोज सूरत हाल मजीद पेचीदा और कशीदा हो गई है और मुख्तलिफ महाजों पर अहम पेशरफ सामने आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि ईरान में मार गिराए गए F-15E जंगी तैयारे के एक और लापता रुकन को खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाजियाब कर लिया गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई में शदीद झड़पें हुई और हुसूसी फोर्सेज ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी सदर की जानिब से अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए दी गई 48 घंटों की डेड लाइन को मुस्तरद करते हुए इसे गैर संजीदा और गैर मुतवाजन करार दे दिया है, जिसके जवाब में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर इंतहाई संगीन धमकियां देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अपना हुर्मुज़ नहीं खोली तो उसको जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। एक्स पर जारी अपने बयान में अमेरिकी सदर ने ईरानी पावर प्लांट्स पर भी हमलों का इशारा देते हुए कहा कि मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा और इस दिन दोनों एक ही बार लपेट में आ जाएंगे। इसलिए ईरान अपना हुर्मुज़ खोल दे वरना जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर पहले अमेरिकी फौज की जानिब से अपने रेस्क्यू किए गए एयरमैन से मुतालिक बात की जाए तो उसकी तफसीलात इंतहाई चौंका देने वाली है। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के मुताबिक अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल की दूसरी सीट पर बैठा एयरमैन वेपन सिस्टम ऑफिसर जनूबी ईरान में रेस्क्यू किए जाने के दौरान जख्मी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू किए गए कर्नल का नाम जाहिर नहीं किया गया, ताहम अलामती तौर पर उसे वीजू लिखा जा रहा है। बताया गया है कि वीजू को कुछ जख्म आए और वो 24 घंटे से जायद अरसे तक पकड़े जाने से बचने के लिए कोशा रहा। एक मौका पर उसे 7000 फुट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। इसी दौरान उसके पास सिर्फ एक हैंडगन थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों एहलकारों और दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरानी फौजियों को अफसर के मुकाम से दूर रखने के लिए बमों और हथियारों का इस्तेमाल किया और अमेरिका और ईरान की फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाले 5 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट तैयारों में से 2 ईरान के अंदर से टेक ऑफ करने के काबिल नहीं थे। उन्हें पकड़े जाने से रोकने के लिए तबाह कर दिया गया। CBS के मुताबिक अमेरिकी खुफिया इदारे CIA ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक पहाड़ी शगाफ में एयरमैन का सुराग लगाया और उसकी दुरुस्त जगह पेंटागन तक पहुंचा दी। इसी दौरान CIA की जानिब से ईरान के अंदर ये मालूमात भी फैलाई गई कि एयरमैन पहले ही मिल चुका है और अब उसे ईरान से निकाला जा रहा है। हालांकि उस वक्त तलाश जारी थी। CBS ने व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार का हवाला देते हुए बताया कि सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर रेस्क्यू का हुक्म दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान से अमेरिकी हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अमेरिकी फौज ने तारीख के सबसे बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक अंजाम देते हुए एक बहादुर क्रू मेंबर को बाजियाब कराया, जो एक कर्नल भी हैं और वो अब बिल्कुल महफूज हैं। सदर ट्रंप ने बताया कि ये बहादुर सिपाही ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के पीछे मौजूद था, जहां दुश्मन उसका ताकुब कर रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आ रहे थे, लेकिन वो कभी अकेला नहीं था क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, सेक्रेटरी ऑफ वार, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और उसके साथी फौजी 24 घंटे उसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे और उसकी हिफाजत वापसी के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे। सदर ट्रंप ने कहा कि मेरे कमात पर अमेरिकी फौज ने दुनिया के मोहलक तरीन हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे भेजे ताकि क्रू मेंबर को वापस लाया जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान हमारा बहादुर कर्नल जख्मी भी हुआ, लेकिन वो जल्द मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर की जिसके बारे में उनका कहना था कि तेहरान पर होने वाले एक बड़े हमले ने ईरान के बहुत से फौजी रहनुमा जिन्होंने मुल्क की नाकस और गैर दानिशमंदाना क़यादत की कत्ल कर दिए गए हैं। तेहरान की जानिब से इस अमेरिकी दावे पर रद्द अमल इंतहाई सख्त और मुतज़ाद है। तर्जुमान खत्मुल अंबिया फोर्स का कहना है कि एक तबाहशुदा तैयारे के पायलट को बचाने के बहाने जनूबी इस्फहान की एक वीरान एयरफील्ड से फौजी निकालने के फ्रेब पर मबनी अमेरिकी फौज का नाम निहाद रेस्क्यू ऑपरेशन ईरानी मुसल्लह अफवाज के बरवक्त पहुंचने के बाद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने बताया कि ईरान में लापता अमेरिकी एयरमैन को तलाश करने के लिए होने वाले अमेरिकी मिशन के दौरान कई उड़ने वाली चीजों को तबाह कर दिया गया। पासदारान ने कहा कि एरोस्पेस, ग्राउंड फोर्स, अवामी यूनिट्स, बसीज और पुलिस कमांड के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के फिजाई हथियारों को तबाह कर दिया गया। यह बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान की पुलिस कमांड ने ऐलान किया कि एक और अमेरिकी C-130 तैयारा इस्फहान के जनूबी इलाके में मार गिराया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मुतहदा कमांड खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि मार गिराए गए तैयारों में 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटों में बस्ती और मगरबी ईरान में पासदारान इनकलाब की अहम मिसाइल तनसीबात समेत 120 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया।
फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के सूबा कोहगेलिया व बवेर अहमद में मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले हमलों में कम अज कम 9 अफराद जमबहक और 8 जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि सूबा कोहगेलियो व बवेरा अहमद वही इलाका है जहां अमरीकी F-15E जंगी तैयारे के गिरने के बाद लापता अमरीकी एहलकार की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में मशर पेट्रोकेमिकल जोन में 5 अफराद जमबहक और 170 जख्मी हुए हैं, जबकि जंग के आगाज से अब तक 30 से ज्यादा जामियात को भी निशाना बनाया जा चुका है। इन हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाइयों में भी शिद्दत आ रही है और बिलखुसूस खलीजी मुमालिक पर हमले तेज हो रहे हैं। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में हमलों की इतलात है, जहां एक सरकारी इमारत और एक ऑयल कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। अबू ज़हबी के हुकाम के मुताबिक बरूज पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में मुतअद्दिद मुकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए। इंतजामिया की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि प्लांट में आग फिजा में नाकारा बनाए जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन के मलबे के गिरने से लगी। आज सुबह ईरान ने इसराइल और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में मुल्क के मरकज में कायम ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बेतह तिकफा में कायम ड्रोन फैक्ट्री से ईरानी मिसाइल चंद रोज पहले बराह रास्त टकराया था, जो मुकम्मल तबाही की वजह बना है। इसराइली हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री दोबारा काम नहीं कर सकेगी। यही वो जगह थी जहां से दिफाई सनत और इसराइली फौज को ड्रोन, पायलट, हेलमेट्स और बम के पुर्जे मुहैया किए जाते थे। जबकि कुवैत के हुकाम के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमलों से बिजली पैदा करने और पानी साफ करने के 2 प्लांट्स भी मुतासर हुए हैं। इसके अलावा बहरीन की गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के मुतअद्दिद ऑपरेशनल यूनिट्स को ईरानी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। बहरीन न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हमले के नतीजे में उन यूनिट्स में आग लग गई थी, ताहम बाद में उस पर काबू पा लिया गया। वाज़ेह रहे कि खलीजी मुमालिक को ईरान के इन इंतकामी हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिलखुसूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी डेडलाइन और उसमें कयामत ढाने की धमकी के बावजूद ईरानी हमलों में शिद्दत आ रही है। अब तक खलीजी मुमालिक को 6000 से जायद मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया जा चुका है, जबकि सिर्फ कुवैत में यह तादाद 1000 से ज्यादा है। इन हमलों में मजीद शिद्दत लाने से मुतालिक भी ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर जंग में मजीद शिद्दत आई तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन जाएगा। ईरान के खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा है कि मजीद जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द अमल की सूरत में दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि ईरान को शिकस्त देने का तस्वुर अब एक दलदल में बदल चुका है, जिसपे मुखालिफिन खुद धंस जाएंगे। इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू खलीजी मुमालिक का बराह रास्त उस आग में शामिल होना या झोंक दिया जाना है। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से यह दावा भी सामने आ रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ इस जंग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात की शमूलियत को साबित करने वाली 2 दस्तावेजात हासिल हुई हैं। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल को एक चीनी विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की तबाही हुई, जो सिर्फ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास है, और 22 मार्च को ईरान के जजीरा जासक पर अमाराती मेराज 2000 लड़ाका तैयारे की परवाज जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात की शिरकत का सबूत है। इस जंग में मजीद शिद्दत का खदशा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसराइल ने ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने का हतमी फैसला कर लिया है। इसराइली वजारत दिफा का कहना है कि इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इसराइल ने ईरान के बोशहर जौहरी प्लांट को भी निशाना बनाया था, जिससे मुतल्लिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर तबकारी अखराज का खतरा जाहिर किया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में खबरदार किया है कि ईरानी जौहरी पावर प्लांट से तबकारी का अखराज हुआ तो ये न सिर्फ ईरान बल्कि खलीज तावन कौंसिल के ममालिक में भी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सवाल किया कि क्या आपको यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का रद्द अमल याद है? उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान के वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं, जबकि ईरान की पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले उनके असल मकासद को जाहिर करते हैं। जहाँ इसराइल के लिए ईरान से लड़ना मुश्किल होता जा रहा है, वहाँ लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह भी इसराइल को सख्त चैलेंज दे रही है। हिजबुल्लाह ने आज सुबह दावा किया है कि उसने लबनानी साहिल के करीब एक इसराइली जंगी बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। मशरक़ वुस्ता की जंग शुरू होने के बाद यह अपनी नौयत का पहला दावा है। बयान के मुताबिक ये जहाज लबनानी इलाके पर हमले की तैयारी कर रहा था। हिजबुल्लाह की उन कार्रवाइयों पर इसराइल भी हैरान है। इस हवाले से इसराइली फौज के एक आला कमांडर ने हिजबुल्लाह की अस्करी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहा कि उस ग्रोह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया है। इसराइली फौजी कमांडर के मुताबिक हिजबुल्लाह न सिर्फ
मुकम्मल तौर पर फाल है, बल्कि उसके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतअद्दिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह 6 माह तक रोजाना 500 रॉकेट दागने की सलाहियत रखती है, जो इसराइल के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। उनका कहना था कि हिजबुल्लाह के बारे में इसराइल की तौक़्क़ात और ज़मीनी हकीकत में वाज़ेह फ़र्क सामने आया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जनूबी लबनान के कस्बा मार्का पर इसराइली हमलों में खातून समेत 5 अफराद जमा हुए। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने मुतोले और शहाबिया के इलाकों को भी निशाना बनाया, जहां मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जबकि इससे कबल कस्बा हबूश में एक हमले में 2 बच्चियां जामहक और 22 अफराद जख्मी हुए थे। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के इलाके कफरहता के रिहायशियों को फौरी इनखला की हिदायत भी जारी कर दी है। मशरक़ वस्ता में जारी है जंग, जहां अमेरिका के लिए दिफाई और सिफारती वसपाई का बाइस बन रही है, वहां अमेरिकी इंतजामिया और खासतौर पर इस जंग में शामिल कोर टीम के लिए भी शदीद चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। यानी जंग के मैदान से दूर वाशिंगटन में भी एक और जंग जारी है। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ इस वक्त अमेरिकी तारीख के मुतनाज़ तरीन वजीरों में शुमार हो रहे हैं। उन्होंने जनवरी 2025 से अब तक 1 दर्जन से जायद सीनियर फौजी अफसरान को ओहदों से हटा दिया है, जिनमें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज की हालिया बरतरफी ने पेंटागन में हलचल मचा दी है। और इस बरतरफी से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की जानिब से आला फौजी जनरल्स की बरतरफियों की वजह उनकी अपनी मुलाजमत खोने के खदशे से पैदा होने वाली बेचैनी और शकूक है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन रहनुमा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज की हिम्मत को सराह रहे हैं, जबकि उन्हें और दीगर अफसरान को मुबैना तौर पर वजीर दिफा की जानिब से ओहदों से हटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीट हेग्सेथ को अपनी नौकरी खोने का खदशा था, जिसकी वजह से उन्होंने हालिया दिनों में अमेरिकी फौज के आला अफसरान को बरतरफ किया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वजीर दिफा की यह कार्रवाई इस खौफ और शकूक का नतीजा है कि उन्हें आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कोल से तब्दील किया जा सकता है। एक जरिए के मुताबिक हेग्सेथ और ड्रिस्कोल के दरमियान शदीद इख्तलाफात मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक हेग्सेथ को अपनी बरतरफी का शदीद खदशा है और वह जानते हैं कि ड्रिस्कोल उनकी जगह लेने के मजबूत उम्मीदवार हैं। इसलिए हेग्सेथ ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिन्हें वो ड्रिस्कोल के करीब समझते हैं, और हालिया बरतरफियां इसी सिलसिले की सबसे बड़ी मिसाल हैं। ताहम ज़राए का कहना है कि व्हाइट हाउस ने हेग्सेथ को फिलहाल ड्रिस्कोल को बरतरफ करने से रोक दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में ड्रिस्कोल की शमूलियत ने दोनों के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ाया। बरतरफ किए गए आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने अपनी अलविदाई ईमेल में पेंटागन के हुकाम से कहा कि अमेरिकी फौजियों को बहादुर और बाकिरदार क़यादत की जरूरत है। CBS न्यूज के मुताबिक एक अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि जॉर्ज ने ये ईमेल आर्मी के अंडर सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी ड्रिस्कोल के साथ 3 और 4 स्टार जनरल्स और अपने अमले के दीगर अफसरान को भेजी, जो अमेरिकी फौज में अंदरूनी तनाव की वाज़ेह निशानदेही करता है। अहम बात यह है कि अमेरिकी वजीर दिफा के लिए अपने आर्मी चीफ और दीगर फौजियों को हटाने का दिफा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस हवाले से हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी की समाअत के दौरान उनसे बार बार उन फौजी अफसरान को हटाने के बारे में सवाल किया गया, जिस पर उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन इसे खत्म करना किसी के बस में नहीं रहता। बज़ाहिर ये जंग उन तमाम लोगों को निगल लेगी जिन्होंने इसे अपने सियासी मफादात के लिए शुरू किया था। नविश्ता दीवार साफ है। अब आने वाले दिनों में अगले 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता है या मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाल लिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ईरान को धमकी देते हुए वो सिफारती आदाब भी भूल गए, और जो धमकी अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान को दी गई है उसमें अब सिर्फ 36 घंटे रह गए हैं उसके खत्म होने में। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की तरफ जा रहा है या ये मामला सिफारतकारी के जरिए हल कर लिया जाएगा? इसी पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जॉर्ज सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया जॉर्ज सलीम साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा क्या लग रहा है, हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? 36 घंटे रह गए हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली डेडलाइन पूरी होने में। क्या लग रहा है कि एक बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पे होने जा रहा है या उससे पहले ही बातचीत के जरिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवा दी जाएगी? जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, और बल्कि मैं तो देखें बारहा कह चुका हूँ कि ये जंग इस वक्त जो है जितनी तवारत इख्तियार कर गई है, इससे मजीद इसका आगे जाना ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है और ना ईरान के इंटरेस्ट में। और मैं ये भी कह चुका था इससे पहले कि ईरान के लिए जैसे ही ये जंग 5वें या 6 हफ्ते में जाएगी या उससे पहले ही, तो वो बहुत ही ज्यादा उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा।
जो कि हमें अब नजर भी आ रहा है, बिकॉज उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिकली वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये ठीक है कि ईरान रिटेलिएट तो कर रहा है, लेकिन देखिए उसकी वो रिटेलिएशन डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ तो नहीं है, और इसराइल के खिलाफ भी जो रिटेलिएशन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती, बिकॉज वो 90% के करीब तो रोक लेते हैं इनके मिसाइल्स। और अब इनके पास मिसाइल्स भी अब ये तकरीबन देखें 25 से 40 मिसाइल्स फायर कर रहे हैं दिन में, और कोई 60 से 100 तक के ड्रोन्स, तो पहले से बहुत ज्यादा तादाद कम हो गई है। तो इसलिए अब जो है, जबकि वो बॉम्बिंग उन्होंने ज्यादा शुरू कर दी है ईरान में, तो अभी देखिए उन्होंने अपना जिस तरह रेस्क्यू किया है, वो एक जो उनका मिसिंग जो था पायलट, तो उससे भी पता चलता है कि ईरान के अंदर उन्होंने बाकायदा देखें एक लैंडिंग स्ट्रिप बना के अपने जहाज लैंड किए वहां पे। कितने जहाज उनके आए, लिटरली सैकड़ों ऑपरेटिव शामिल थे, और उसको लेके वो जिंदा ले गए हैं उसको वहां से। तो उससे हाँ, साफ दोस्त में जाहिर अमेरिका होता है के कि जहाज किस भी तरह की काफी सारे जो उसमें एयर तबाह हुए सिक्योरिटी हैं, वहां उनके पे। 2 हेलीकॉप्टर्स हो गए, C-130 उनके हो गए, एक उनका जो है वो जी, वो उन्होंने, आपको पता है कि वो उन्होंने खुद A-10 ही भी। तबाह किए हैं, बिकॉज वो असल में वहां पे वो जो था ना, जो लैंडिंग स्ट्रिप बनी थी वो थोड़ी स्वाम्पी जगह थी, तो वो उसमें स्टक हो गए थे, तो वो उन्होंने खुद ही डिस्ट्रॉय किया। उनका कोई भी, ईरान ने डिस्ट्रॉय नहीं किया कोई भी उनका, उन चारों में सही। से। तो वो ये ऐसा करते हैं, वो कोई छोड़ के नहीं जाते कुछ। फिर उन्होंने 3 जहाज और मंगवाए, और वो इस तरह। लेकिन असल देखें इसी तरह अ, वो, क्योंकि ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, वो जो समझते हैं कि अगर अगर वो कोई स्पेशल ऑपरेशंस करना चाहें, तो उनको अब लग रहा है कि यस वो हो सकते हैं। तो अब इन्होंने केस अगर वो स्पेशल ऑपरेशन ना भी करें, सिर्फ बॉम्बिंग ही ज्यादा करना शुरू कर दें। अब देखें ना, ब्रिजेस जो है उनके, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्री तवानाई तंसीबात जो हो मेन गई। प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, डिसैलिनेशन प्लांट्स, जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट्स, सारा कुछ। तो वो तो फिर आप देखें कि अब जो है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन होगी ईरान की। इसी तरह अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है ये, देखिए उनके लिए भी बहुत ही गैर मकबूल जंग भी है। इसका कॉस्ट जो है, इक्तिसादी कॉस्ट भी बहुत बढ़ रहा है। उनके जो हलीफ ममालिक हैं इस खत्ते में, उनके साथ जो जाहिर है, जो वहां पे तो तबाही हो रही है। जब ईरान रिटेलिएट करता है तो इसराइल के खिलाफ भी होती है, लेकिन खलीजी ममालिक में तो उससे भी ज्यादा हो रही है। तो फिर वो अमेरिका का जो है ना, एक उनकी साख जो उनसी है वो भी मुतासिर होती है कि आप अपने हलीफों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो कई बार साख जो है उसकी बहुत कीमत होती है एक सुपर पावर के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है ना, अच्छा, ईरान से बड़ी कुछ सेन आवाजें भी निकल रही हैं। देखिए, अब जवाद जरीफ का अगर आपने आर्टिकल देखा, जी जो हाँ, फॉरेन बिल्कुल। अफेयर्स में उनके साबिक वजीर खारजा जो हैं, जी हाँ। और बड़े काबिल शख्स हैं, वो प्रोफेसर अभी भी हैं तेहरान यूनिवर्सिटी में दोबारा से। उन्होंने उससे बहुत साल वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने जो लिखा कि जी ईरान को, उन्होंने भी लिखा कि ईरान को अब ये बिल्कुल अमन, ये मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, हालांकि तेहरान में बेस्ड है। लेकिन उन्होंने फिर तेहरान की शर्तें दी कि क्या क्या जी हाँ। जो है ना इस वक्त ईरान के लिए जरूरी है कि अमेरिका उनको दे। तो और उसमें बड़ी कुछ तो प्रैक्टिकल ऐसी हैं, शर्तें जाहिर है उनकी कि उनकी उनकी, तरफ से दी गई है, मेरा से काबिल कबूल हो सकती है अमेरिका के लिए भी, जो शराइत उनकी तरफ से रखी गई हैं। उसमें से कुछ हो सकती हैं, कुछ जाहिर है। लेकिन देखिए, बार्गेनिंग तो आप इसी तरह करते हैं ना, आप ऐसा ही पहले है। ज्यादा शर्तें पेश करते हैं। और ये आर्टिकल जो है ऐसे ही नहीं आया। जाहिर है, जवाद शरीफ जो वो उनकी हुकूमत की मर्जी के बगैर तो इस किस्म की कोई चीज नहीं छाप सकते। तो एक किस्म की उन्होंने एक वो विंडो दी है उनको, अमेरिकन को, कि देखें दिस इज वे वी कुड निगोशिएट। क्योंकि एक तो होता है ना, आप पोस्चरिंग करते हैं, वो मैक्सिमलिस्ट होती है। पर एक ही होता है, आप मैसेजिंग करते हैं कि अच्छा जी, दिस ऐसा इज ही है। व्हाट बेसिकली माइट बी एक्सेप्टेबल टू अस, या उससे थोड़ा कम जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है, उसमें कुछ चीजें जो उन्होंने कहा, न्यूक्लियर पे भी कंसेशन ईरान कर सकता है, मिसाइल प्रोग्राम पे इतनी नहीं करेगा, जो है ना। फिर ये अपना हुर्मुज़ भी वो खोल देंगे उस सूरत में। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कुछ मुल्क उसमें आए जो गारंटर्स के तौर पे। अच्छा, ये चीजें जो मैं भी अपने कमेंट्स में पहले कह चुका था कि गारंटर्स, या एटलीस्ट काफी कोई एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को आना पड़ेगा जो कुछ क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करें, जी जो हाँ। कि अभी, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और अमेरिका के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में, तो कुछ और मुल्कों को बीच में आना पड़ेगा। उसमें कौन से मुल्क है, मैंने ये उस वक्त जो है ना सजेस्ट किए थे मुल्क अपने कमेंट्स में मीडिया को। तो उसमें देखें, वो पाकिस्तान के अलावा उसमें चीन, जाहिर है चीन में समझता हूँ बहुत ही कलीदी जी हाँ। अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा लेवरेज है ईरान पे, और फिर उनकी दुनिया में भी एक क्रेडिबिलिटी है। उसके अलावा जिस तरह तुर्किया है, इजिप्ट है, फिर उसमें कुछ खलीजी ममालिक को भी शामिल कर सकते हैं। तो जवाद जरीफ ने भी इसी किस्म की जो है ना जो मुल्कों की बात की, इसी ग्रुप की, और कुछ और मुल्कों की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त भी देखें, जब हम ये बात कर रहे हैं ना, बहुत सी डिप्लोमेसी जो पब्लिक व्यू में नहीं है वो हो ऐसा ही रही है। होगी। बैक चैनल मैं तो कोशिशें बिल्कुल शुरू से जारी ही हैं। कहा था कि उनके इंटेल ऑपरेटिव जो है वो आपस में बात कर रहे होंगे, और बाद में मीडिया रिपोर्ट्स भी आ गई क्लियर कि जी वो अमेरिका की जो है ना
दूसरे मुल्कों के साथ भी कि बिलवास्ता ऐसा ही तौर है, पे भी। कल भी आया लेकिन था ईरान को पैगाम कि 48 घंटे का जो है सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन ईरान ने वो ऑफर जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। तो बैक चैनल जो है वो बातचीत राब्ते वो तो चल रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हुए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जी, जी बिल्कुल, वो राब्ते तो रहते हैं, बिलावास्ता भी बिलवास्ता भी। अब वो जो इंटेल ऑपरेटिव्स हैं उनके थ्रू तो जो है ना बिलावास्ता राब्ते भी रहते हैं। लेकिन जो अहम चीज है अब वो अब दोनों साइड्स को अब उसकी भी जरूरत है ना आपको, कि कुछ कोई आप जो है क्लेम कर सकें कि अच्छा जी हमें ये इसमें से स्ट्रेटेजिक गेन्स हुए हैं। और वो दोनों को मिल सकती है, मेरे ख्याल एक विन विन सिचुएशन इस वक्त मिल सकती है लेकिन दोनों को, वो जो क्योंकि वो जो ईरान ने। विन विन है जॉर्ज सलीम साहब, वो तो लगता है कि अब आबनाए हुर्मुज ही बनकर रह गई है विन विन, कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज खोल देता है कुछ शराइत के साथ तमाम ममालिक के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उस पर अमेरिका की भी जो है वो बहुत बड़ी बर्तरी हो जाएगी। ईरान अपनी कुछ शराइत रख के खोलता है तो ईरान की बर्तरी भी हो जाएगी। और बिल्कुल। वो तो वैसे भी आबनाए हुर्मुज जो है वो इस जंग से पहले खुली ही थी, वैसे ही तमाम पूरी दुनिया के लिए। तो वो डोनाल्ड ट्रंप भी जो अपनी ट्वीट्स के अंदर बार बार एक ही बात पे जोर दे रहे हैं, वो अपनाए हुर्मुज ही है। तो लगता है कि वो भी इसी पे विक्ट्री क्लेम करना चाहेंगे कि अपनाए हुर्मुज मैंने खुलवा दी है, तो मैं इस जंग से अब निकल रहा हूं। तो लगता है कि अमेरिका को भी एग्जिट शायद इसी में ही मिलेगा। जी, ऑफ रैम्प जो है एग्जिट, वो बिल्कुल देखें दोनों को, इसमें अमेरिका को एग्जिट क्या मिलेगा? वो ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने ईरान की कैपेसिटी जो है, नेवल कैपेसिटी, एयरफोर्स कैपेसिटी, मिसाइल कैपेसिटी, न्यूक्लियर कैपेसिटी और भी डिग्रेड कर दी है। तो साथ ही वो कहेंगे देखें ये हमने सब कुछ भी कर दिया और अपना हुर्मुज भी दोबारा से खुलवा दिए, तो उनके लिए जो है ना खासी उसमें जो है ना एक अच्छी भली उनके लिए वो है सेलिंग पॉइंट। इसी तरह ईरान ईरान तो कहेगा कि देखिए हमने एक सुपर पावर को, उसके साथ इसराइल भी है जिस जदीद तरीन दुनिया का असला उसके पास है, उन दोनों को इतना अरसा रेजिस्ट किया, हमने ऐसी इफेक्टिव रिटेलिएशन की, हमने बहुत ही पामर्दी से मुकाबला किया। तो दोनों के पास जो है ना, और फिर देखें वो, और हमने अपनी शराइत पे हम आए हैं, हमने बिल्कुल वो सरेंडर नहीं किया। तो और जाहिर है कि कुछ उनको भी मिलेगा इसमें, हम जो है वो अमेरिका की जो सारी शर्तें हैं वो भी तो नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि जाहिर अमेरिका है की जॉर्ज शर्तें सलीम तो साहब बहुत खित्ते के ज्यादा कुछ है। ऐसे ममालिक भी हैं, ज़रा कुछ ममालिक की तरफ से ये भी कहा जा रहा है अमेरिका को कि इस एजेंडा को, ईरान के एजेंडा को जो है वो फिनिश करके ही यहाँ से जाया जाए। वो प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर है। और ईरान भी ये तो ज़ाहिर है ये चाह रहा है कि अब की मरतबा जंग अगर ख़त्म हो तो इस गारंटी के साथ ख़त्म हो कि दोबारा ईरान के ऊपर अटैक अमेरिका या इसराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो ये जी भी एक बहुत बड़ा मामला होगा इस जंग के खात्मे के लिए कि ईरान वो डील ले ले के दोबारा अमेरिका अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल ईरानी इसी चीज पे जोर दे रहे हैं कि अब अगर हम खत्म करते हैं ये, तो फिर क्या हमें गारंटी होनी चाहिए इस चीज की कि आइंदा अटैक हमारे पे नहीं होंगे। और देखें उसमें फिर एक ये नॉन एग्रेशन पैक्ट हो सकता है, ये जवाद जरीफ ने भी जी हाँ, उन्होंने प्रपोज अपने उस किया है। आर्टिकल के अंदर जिक्र भी किया हुआ है इसका। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा ये आइडिया है, और जाहिर है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज उसको क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, अगर वो बिलावास्ता तौर पे चाहें। लेकिन देखिए आपने जो पहला पॉइंट किया वो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इसराइल जो है वो क्या चाहता था इससे। जी हाँ। इसराइल क्या चाहता है इससे? इसराइल ये समझता था कि ईरान जो है वो 3-4 जो बड़ी प्रॉक्सीज हैं, जिस तरह हिजबुल्लाह, हमास, हौतीज और बाकी जो 4 मुल्कों में उसकी सपोर्टेड गवर्नमेंट्स थी, वो कौन से मुल्क थे? सीरिया था, जो है ना, इसी तरह लेबनान में उनका बहुत असर हो गया था, फिर इराक में जो है, यमन में तो उनकी होती है। जो फिर यमन में, जो ये 4, तो वो समझते थे कि 7 तरफ से हमें थ्रेटन कर रहा है ईरान, और पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, और ये जो है ना इसराइल एक बैकफुट पे है। तो वो अब चाहते थे कि जी वो पहले तो उन्होंने देखे सिस्टमैटिकली उनको डाउनग्रेड किया, उन सारी जिनको प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन इनकी कहते हैं, वहां पे रजीम चेंज कराया सीरिया में। अच्छा, उसके बाद जो है हouthis को भी वीकन किया, हमास को भी किया, उसके बाद जो है इनको भी, हिजबुल्लाह को भी कितना ज्यादा डैमेज किया। फिर ईरान को इटसेल्फ वो उन्होंने काफी ज्यादा, अब वो चाहते हैं कि इतना ज्यादा इनकी कैपेसिटी जो है उसको इतना ज्यादा डिवैल्यू कर दें कि ये पावर प्रोजेक्ट करने के काबिल ना रहे उसके बाद। असल असल देखें, असल मसला तो इसराइल का है, अमेरिका का उतना नहीं था। ऐसा ही है। अमेरिका को तो इसराइल ने कन्विंस किया कि जी आपको भी इसमें बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा हो जाएगा, जो आपकी चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है उसमें भी देखें आपको इसका फायदा हो जाएगा, और उसके अलावा भी अगर एक फेवरेबल रिजीम आ जाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ का ऑयल जोन जी है, हाँ। आपकी कंपनीज हैं, और आपकी जो है ना फिर बहुत ही ज्यादा, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो हमेशा फायदा, जाहिर है वो इक्तिसादी फायदे का भी सोचते हैं, तो उसका भी बहुत ज्यादा उनको कहा गया। और साथ ही कि जी तारीख में आपका नाम आ जाएगा, अब जो है ना अगर आप ये कर जी हाँ। देंगे जो 40-50 साल से माम। लेकिन असल चीज ये है कि देखें इसराइल जो है ना इस वक्त
वो काफी बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ऐसा ही है। बिकॉज उनको ही सूट करता है कि ये जंग अभी और चले और वो मजीद ईरान की कैपेसिटी जो है उसको डिग्रेड करे। और अभी भी जो टॉक्स हो रही हैं उसमें भी ज़ाहिर है मामला ईरान और अमेरिका के दरमियान ही चल रहा है, इसराइल के हवाले से तो कोई टॉक्स नहीं हो रही हैं। ये भी इम्कान है कि जी, अमेरिका इस इसराइल को जंग तो से निकल अमेरिका जाए और कैरी करेगा इसराइल ना के अगर अटैक्स जो वो। है वो जारी रहे ईरान के ऊपर। जी देखें, इसराइल को तो फिर और प्रेसिडेंट ट्रंप का इतना इन्फ्लुएंस है नेतन्याहू के ऊपर कि अगर वो अगर ट्रंप ने कोई चीज अग्री की जो है ईरान के साथ, तो फिर इसराइल को वो साथ ही उसके ऊपर क्योंकि अगर इसराइल के कहने पे एक बार और फिर दूसरी बार जंग की है ईरान से, तो फिर जाहिर है कि और इसराइल जो है ना वो फिर अमेरिका अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर बहुत ही ज्यादा अब जब सख्ती से कह दिया कि जी बस ठीक है, अब हम ये जो है ना इनफ इज इनफ, बस हो गया जितना हमने अचीव करना था, तो नेतन्याहू विल गो अलोंग विद दैट। हम्म। वो उसके बाद फिर वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जंग जारी नहीं रखेगा इसराइल लेकिन से। आज जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पे जिस तरह की धमकी आमेज और थोड़ी बहुत ज़्यादा ही गैर सिफारती जुबान उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई है बिग इन अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। इससे बड़ा ज़ाहिर होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो गाल गलोच तक आगे हैं, वो सिफारती आदाब भी भूल गए हैं कि कैसे दूसरे मुल्क को मुखातब करना है। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो क्या बता रही है कि क्या ये जो डेडलाइन है ये मजीद एक्सटेंड हो सकती है या अब वो अब की मरतबा देखिए, स्ट्राइक करेंगे? दो चीजें इसमें। एक तो यह है कि एक तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल ही बड़ा डिफरेंट है। फिर एक इस वक्त जिस तरह मैं कहता हूँ कि इस वक्त तो एक वो मैडमैन थ्योरी इन एक्शन है। हम्म। मैडमैन थ्योरी ये होती है ना कि एक जो लीडर है ना, वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल बिहेव करना शुरू कर देता है और जी। बहुत ही धमकी आमेज किस्म की वो गुफ्तगू शुरू कर देता है। उसका मकसद ये होता है कि जो एडवर्सरी है उसको अनसेटल करना है, और कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए ये एक बेहतरीन जरिया होता है, अगर खसूसन अगर वो लीडर बहुत ही पावरफुल मुल्क का हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस वक्त वो जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से अगर हम देखें तो वो मैडमैन थियरी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो इतना ज्यादा वो जो है ना इस किस्म के बयान, तो फिर देखा कि अब कॉन्ट्रडिक्टरी बयान भी आ रहे होते हैं, या एक बयान जो है दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है, तो उसमें खैर ये भी उनका मकसद होता है थोड़ी पॉलिटिकल स्पेस भी क्रिएट करें अपने लिए। लेकिन तीसरी चीज ये है कि देखें ये जंग मैंने ये भी कहा है पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सूट नहीं करते थे इतनी लंबी जंग। ऐसा ही है। ट्रंप का तो ख्याल होता है कि चलें जी एक स्विफ्ट एक्शन हो, उसमें से बड़े रिजल्ट्स निकलें और वो उसके बाद सेल कर सकें जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि देखें ये मैंने आपके लिए क्या कमाल कर दिया। एक लंबी जंग जो है जिसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई हैं, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी कर रही है ट्रंप को। तो सर ये इसमें बताइएगा भी कि कोई एक जो जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा खदशा या इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल के अपने बयान के अंदर भी कहा था सोशल मीडिया पे कि दे विल फायर हेल और ईरान, आज भी उसने हेल की बात की, तो उससे कुछ लोग उसे इंटरप्रेट इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे वो कोई शायद कोई खुदा न खास्ता कोई टेक्टिकल जो है वो न्यूक्लियर बम जो है वो ईरान के अंदर अंदर जो है वो ईरान पे फायर कर दिया जाए, इस तरह के खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये लड़ाई बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए किस तरह की इम्प्लीकेशंस होंगी? देखिए मैं नहीं समझता कि टेक्टिकल न्यूक्स वो यूज करेंगे यहाँ पे। जो है ना वो अमेरिका नहीं करेगा। देखें अफगानिस्तान में जो है 18 साल जंग लड़ी, 2 ट्रिलियन अपने जाया कर दिए या डॉलर्स भी, और ये सारा कुछ टेक्निकल न्यूक्स यूज नहीं हुए, ना ही इराक में हुए, ना ही वियतनाम में हुए। वो नहीं होंगे बिकॉज अगर टेक्निकल न्यूज अमेरिका वो यूज कर देता है टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स, तो फिर तो इसराइल वो रशिया को तो फिर मिल जाएगा कॉस्ट ब्लांच, जिसको हम कहते हैं ना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज या में, कि उनको तो फिर जो है ना आसान रास्ता मिल जाएगा कि जी वो भी खत्म करें वहां पे फिर जंग। लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन ये होगा कि इनकी देखिए इनके पास बॉम्बिंग कैपेसिटी बहुत मैसिव है। या ये जो B2 बॉम्बर्स हैं, जिस तरह के बॉम्ब ये बरसा सकते हैं, वो दुनिया का कोई त्यारा उस किस्म के बॉम्ब्स नहीं गिरा सकता। और वो फिर बाकी सारे जो उनके हैं F-35 F-15 जो है, इनके पास तो पूरे रे सही। ऑफ टॉप फाइटर प्लेन्स है जो जो एक इस किस्म की सिस्टमैटिक बॉम्बिंग कर सकते हैं कि जिसमें आप सही। जो है ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईरान का वो ये तबाह कर सकते हैं। और सर फाइनली तो इसलिए एक अहम मामला है जो यूए की तरफ से पाकिस्तान से $3.5 बिलियन जो उन्होंने पाकिस्तान के रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए जो है पाकिस्तान के पास डिपॉजिट किए थे, वो पैसे वापस मांग लिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर उस पर मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है, काफ़ी जज्बातीपन का इजहार भी हो रहा है। आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? हाउ शुड पाकिस्तानी स्टेट रिएक्ट, इस पर आपकी क्या राय है? वापस करने का फैसला तो देखिए ऑब्वियसली हो गया है, ये लेकिन इस पे लोग ये रैशनल सब अप्रोच क्या होनी चाहिए इस सारे मामले के जी ऊपर? देखिए ये समझा जा रहा है इस वक्त कि ये पैसे अभी मांगे गए, ये पैसे कुछ अर्सा पहले मांग लिए गए थे हम्म। एक्चुअली, इस जंग से पहले मांगे गए थे। उसके बाद वो पाकिस्तान, वो नॉर्मली ये होता है पाकिस्तान साल की उसकी एक्सटेंशन जो है ना उनसे कहता है
इस बार उन्होंने साल की नहीं की थी, उन्होंने 1-2 महीने की थी एक्सटेंशन। पहले मेरे ख़्याल 1 महीने की, फिर 2 महीने की, या पहले 2 महीने की, फिर 1 महीने की। तो वो तो जो है ना, अब वो टाइम भी पूरा हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि अब हमें दें। तो बेसिकली इसका ताल्लुक डायरेक्टली इस जंग के साथ नहीं है। अब खैर उनके पैसे हैं, उन्होंने रिज़र्व्स में पार्क करने के लिए पाकिस्तान इस पैसे को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये ऐसे ही सिर्फ़ है, रिज़र्व्स को अपने बिल्ड करने दिखाने के लिए ऐसे सिर्फ़ ही है। उसमें पार्क होते हैं किस्म के, और उसमें 6% सूद हम अदा कर रहे थे। तो जो कि खासा एक्सपेंसिव है, 6% पे डॉलर्स जो है जी, ना, देखिए आप डॉलर्स किसी बैंक में जमा कराएँ तो ऐसे ही आपको है। 3% भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ना, वो कोई ऐसे पैसे नहीं थे कि उन्होंने कोई बिल्कुल जो ठीक है, पाकिस्तान को एक मुश्किल टाइम पे दिए थे, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान इंटरेस्ट भी दे रहा था, और ज़ाहिर है अगर वो वापस माँगते हैं तो उनका राइट है, और पाकिस्तान ने कहा है नहीं, बिल्कुल आप लें वापस। जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान ने वापस तो करने ही थे किसी ठीक और, है, हमने एक अगर कर्ज़ा लिया था तो वापस करने के लिए लिया था। ठीक है। बहुत शुक्रिया जॉर्ज सलीम साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के बारे से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मशरक़ वस्ता में जारी जंग ने आलमी सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है और उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी बराह रास्त नजर आना शुरू हो गए हैं। अपना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट ऑयल की कीमत 110 से 120 डॉलर फी बैरल तक जा पहुंची है। अगर जंग तूल पकड़ती है तो यह कीमत 140 से 150 डॉलर फी बैरल तक भी जा सकती है। पाकिस्तान अपनी तवानाई की बड़ी जरूरतें दरामदी तेल पर पूरी करता है, इसलिए तेल की कीमत में इजाफा मुल्क की मईशत पर शदीद दबाव डाल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही बुलंद सतह पर हैं और उनमें इजाफे का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं बल्कि अशियाए खुरनोश महंगी हो रही है, बिजली पैदा करने की लागत बढ़ रही है और सनतों के अखराजात में इजाफा हो रहा है, जिसका बोझ आम शहरी पर पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक अगर तेल की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार भी रहें तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12 से 14% तक जा सकती है, जबकि अगर कीमतें 150 डॉलर फी बैरल तक पहुंचे तो महंगाई 15 से 18% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ पाकिस्तान का दरामदी बिल पहले ही बुलंद सतह पर है और तेल की कीमत में इजाफे से ये और भी बढ़ सकता है, जिससे करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ने का खदशा है और हुकूमत को बैरूनी कर्जों और IMF पर मजीद इन्हिसार करना पड़ सकता है। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी बुहरान आने वाले दिनों में क्या सूरत इख्तियार कर सकता है और हुकूमत को इस सूरत हाल में क्या इक़दाम उठाने होंगे, इसी पर बात करके हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा साहब। बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान के लिए तो जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग है उसकी वजह से बहुत सारे मुआशी चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल भी ज़ाहिर है उसके ऊपर भी काफ़ी बोझ आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने वाली है और जो ज़र मुबादला के ज़खायर की वजह से एक चैलेंज जो बन रहा है, जो हमने UAE के 3.5 बिलियन डॉलर हमने रिटर्न करने हैं, इसके अलावा यूरो बॉन्ड के भी 1.3 बिलियन डॉलर हमने देने हैं, तो ठीक ठाक हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके ऊपर जो है हमारे ठीक ठाक प्रेशर आने वाला है। तकरीबन ये 11.2 बिलियन डॉलर पे हमारे गिर कर आ जाएंगे। क्या समझते हैं आप, इसे मैनेज करने के लिए दोबारा से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको एस्टिमेट्स बता दूं जो हमने किए हैं कि नतायज क्या होंगे अगले कुछ महीनों में। जी हाँ। सबसे पहले अफरात ज़र के बारे में जो परेशानी है, हमारा एस्टिमेट ये है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो तकरीबन तकरीबन इस वक्त जो आपका अफरात ज़र की रफ्तार है वो 7.3% थी जी हाँ। पिछले महीने। हमारा अंदाज़ा ये है और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये कम अज़ कम अगले 1-2 महीने में 15% के ऊपर चले जाएगा। वी विल हैव सिग्निफिकेंट डबल डिजिट इन्फ्लेशन। इसके अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं है। आपने पेट्रोल की कीमत भी आज 42% बढ़ाई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत 85% बढ़ाई है, तो नेचुरली इम्पैक्ट तो होगा, डायरेक्ट और इम्पैक्ट तो इनडायरेक्ट। यानी दूसरी, महंगाई की शरह जो है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी मौजूदा शरह से। जी यही खतरा मौजूद है। आपको याद होगा 2022-23 में जब यही आया था जंग का असर, और उस वक्त जो जंग थी वो यूक्रेन और रशिया की शुरू हुई थी, उस वक्त तो 2022-23 में अफरात ज़र की रफ्तार तकरीबन 30% तक पहुंच गई थी। हम्म।
बस अब देखना है कि क्या होने वाला है। अब आप एक और एस्टिमेट जो आपने दिया है, और वाज़ेह तौर पर मुनासिब आपने इसको हाईलाइट किया है, और वो ये कि हमारे दरामदात पर क्या असर पड़ने वाला है। या इसके दो असरात होंगे, दो या तीन आप चाहें तो कहें। एक असरात तो डायरेक्टली होगा, जो हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड, उनकी कीमतों में जो इंटरनेशनली इजाफा हुआ है वो इंपोर्ट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ आपके जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, और जो आपका जैसे कहते हैं ना CIF कंपोनेंट जो है, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, या ये भी बढ़ेंगे। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा, बाकी जो आपके दरामदाद हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और CIF कॉस्ट बढ़ने की वजह से इजाफा होगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा एस्टिमेट ये है कि हर महीने दरामदाद का लेवल जो इस वक्त तकरीबन $5 अरब है, या उसमें हर महीने तकरीबन 1 से 1.2 अरब डॉलर का इजाफा होना शुरू हो जाएगा, तकरीबन 20%। तो ये भी इसके नतीजे में आप देखेंगे कि कुछ 3-4 महीनों में आपका जो खसारा है वो $4 अरब और बढ़ जाएगा, और प्रेशर इस पे हमारे उस पे पड़ेगा, रिजर्व्स पर। और एक और बात कहता चलूं कि आपने एक और नेगेटिव इम्पैक्ट का नहीं जिक्र किया है, और वो है कि हमारे जो रेमिटेंसेस आते हैं या खास तौर पे मिडिल ईस्ट से, वो भी मुतासिर होंगे। तो फरवरी तक तो सर ओवरऑल उसमें तकरीबन 8 से 10% का इजाफा था, लेकिन ज़रा लास्ट क्वार्टर में वो इम्पैक्ट होगी, इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने मुनासिब एस्टिमेट्स पेश किए हैं, मैंने उनको केयरफुली कैलकुलेट करके आपको बताया है। तो सर ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर हमारे प्रेशर या स्ट्रेन मजीद बढ़ेगा, तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को जो है मेंटेन करने के लिए IMF की तरफ से भी ये शर्त है कि हमने उन्हें मेंटेन रखना है एक हद तक। तो फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखिए, आपने एक और सिलसिला मेंशन किया है, और वो ये है कि UAE जो है वो अपना जो टाइम डिपॉजिट है वो शायद वापस ले जाए, इसलिए कि उनके भी हालात फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, हम्म। और ये मुनासिब वक्त है हमें उनको वापस करने का। उन्होंने काफ़ी साल एक्सटेंशन दे दिया था। जी हाँ। दूसरी तरफ आपने ये भी जिक्र किया है कि हमें यूरो बॉन्ड की मैच्योरिटी का वक्त अप्रैल के तकरीबन सेकंड हाफ में होना है, और तकरीबन मेरे ख्याल से ये $1.3 अरब है। जी हाँ। तो इसके नतीजे में आपके रिजर्व्स पर प्रेशर तो पड़ना शुरू इनकी वजह से होना शुरू हो जाएगा शॉर्ट रन में। फिर इसके बाद में जो दूसरे असरात हैं जिनका मैंने आपने जिक्र कहा किया वन है, टू $1.1 बिलियन हमारा जो आपने जो जो बताया पोर्ट पे पर मंथ हमारा असर आएगा। यस, जी जी। और फिर आपके रेमिटेंसेस भी थोड़ा सा मुतासर हो सकते हैं। बस मेरी दुआ है कि थोड़े से हों। और ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा, आप इस तरह देखें तो 6 महीने के अंदर आपका जो टोटल इम्पैक्ट जो हो सकता है वो 10 से 11 अरब डॉलर खुदा न खास्ता हो सकता है। और रिजर्व्स आपके इस वक्त $16.5 अरब की रेंज में हैं, तो फिर से प्रेशर में आ सकते हैं हमारे रिजर्व्स। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है IMF प्रोग्राम, जो एक हमारे साथ ये एक इस वक्त एक बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि IMF प्रोग्राम की छतरी मौजूद है, जी हाँ। और इस लिहाज से हमारी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है बोरो करने के लिए। मगर अफसोस की बात यह है कि जंग से पहले भी हमने टारगेट रखा था कि इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से $3 अरब के लोन्स लेंगे, मगर अभी तक तकरीबन ना होने के बराबर है। तो यानी कि हमारी क्रेडिटनेस इवन बिफोर द वॉर वाज क्वेश्चनेबल। जी हाँ। तो अब ये देखिए कि कैसे हम हासिल कर पाएंगे और किस तरह हम आगे बढ़ पाएंगे। सही है। तो आप क्या सर गवर्नमेंट को प्रपोज करते हैं कि क्या हंगामी इक़दाम पाकिस्तान को उठाने चाहिए? ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग वक्त आगे आ रहा है।
क्या जब गैर मामूली हालात होते हैं तो गैर मामूली इकदाम भी उठाने पड़ते हैं? क्या हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त इकदाम उठाने चाहिए हमारी मुआशी टीम को? मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास होता है तिजारती खसारे को कंट्रोल करने का, वो रुपए की कदर होती है। हम्म। और पिछले 1.5 साल से माशाल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल मुस्तहकम रखा है रुपए को, और तकरीबन 280 रुपए फी डॉलर से भी कुछ जी कम। हाँ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स वगैरह को भी कंट्रोल करना है और एक्सपोर्ट्स को इन बुरे हालात में स्टिमुलेट करना है, तो मेरे अपना ख्याल ये है कि, और आईएमएफ भी ये कहता रहा है कि पाकिस्तान नाउ हैज टू मूव टुवर्ड्स अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। हम्म। और आईएमएफ ने खुद नॉर्मल प्रोजेक्शन जो किया था इस साल के लिए, इवन बिफोर द वॉर, था कि तकरीबन 12% डिप्रिसिएशन रुपए में हम्म। होना चाहिए। और ये सर आपको होता हुआ नजर आ रहा है कि अब रुपया डिवेल्यू होगा डॉलर के मुकाबले में, और क्या लग रहा है ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है रुपए की डॉलर के मुकाबले में? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले मर्तबा जब यही शौक आया था यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, तो तकरीबन 40% हमने गिराया था रुपए को, हम्म। तारीख का सबसे बड़ा गिरावट। अब इस मर्तबा इंशाल्लाह कंट्रोल करें, सलीके से करें। आईएमएफ का प्रोग्राम मौजूद है तो थोड़ा सा इसकी वजह से अम्ब्रेला है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि 10 से 12% तो करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में हमारे इंपोर्ट्स में कुछ कमी आएगी। और हो सकता है कि अब फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस भी लाने पड़े। अब आप सोचिए यानी इस साल एलसीज वगैरह बंद करने के हवाले से जो इकदाम थे जी जी एसेंशियल आइटम्स के अलावा, जो लग्जरी आइटम्स को जो है उनकी इंपोर्ट को रोकने के लिए। एब्सोल्युटली, अब वही मैं जिक्र करने वाला था कि इस साल हमने गाड़ियों की इंपोर्ट को तो बिल्कुल खोल दिया, और प्रोडक्शन में 60 से 90% इजाफा होता रहा है। अब अफसोस की बात यह है कि गाड़ियों की इंपोर्ट को फिर से वाज़े तौर पर रोकना पड़ेगा। और डॉलर सर ये कहाँ तक जा सकता है? 300 से जो आप बता रहे हैं उससे 300 रुपए से तो ऊपर ही जाएगा, तो कहाँ तक ये जा सकता है? क्या आपकी इसमें प्रोजेक्शन है? देखिए 310 312 तक, अब मैं इस तरह नहीं कहना चाहता कि मार्केट पे कोई असर हो। सही। बस हम सब को दुआ है कि रुपये की कदर में नुमाया तौर पर कमी ना आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाज़ा की डॉक्टर हफीज़ पाशा की, जिनका कहना है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर महंगाई की शरह में डबल से भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। हुकूमत को भी मज़ीद इक़दाम करने हैं, पाकिस्तान की जो ज़ेर मुबादला के ज़खायर हैं उन्हें बरकरार रखने के लिए, और इम्पोर्ट्स को जो कि नॉन एसेंशियल आइटम्स की इम्पोर्ट्स हैं उन्हें रोकने के हवाले से भी इक़दाम उठाने होंगे। गैर मामूली इक़दाम उठाने का ये वक्त है, ताकि पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही जो है एक प्रेशर में थी, उसे मज़ीद जो है दबाव से बचाया जा सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।